शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखेंगे बोंगो सागर नौसैनिक नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? भारत करेगा और बांग्लादेश, दोनों देशों की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नेवी, जिसको शॉर्टकट में बीएन बोलते हैं, दोनों के बीच में बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज बोंगो सागर का ये तीसरा संस्करण है। डेट बताई गई है 24 मई 2022 को। बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में स्टार्ट हो गया है और बताया जा रहा है इस एक्सरसाइज का हार्बर चरण 24 से 25 मई तक निर्धारित किया गया, जिसके बाद 26 से 27 मई तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में एक समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, अब 24 मई से तो चालू हो गया है, कहाँ पर? मोंगला, पोर्ट मोंगला में चालू हो गया। फिर सेकंड वाला हार्बर में होगा। इसके बाद बंगाल की उत्तरी खाड़ी में समुद्री चरण इसका आयोजन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आखिर करवाया क्यों जाता है? इसलिए करवाया जाता है कि जो दोनों देशों की नौसेनाएं हैं, दोनों के बीच में समुद्री अभ्यास, और कभी यदि जंग की कार्रवाई होती है तो उसको कैसे संचालन करना, हाई लेवल की पारस्परिकता और संयुक्त परिचालन कौशल को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। भारत की तरफ से कौन सा जहाज़? कोरा, इसको हमने स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कार्वेट है, और एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती मतलब कि जो एक जांच पड़ताल करते रहता है ना, कहीं समुद्री लुटेरा या कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना, माल की ढुलाई करना, तो उसका नाम है सुमेधा। एक का नाम है कोरा। दो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से बीएनएस अबू उबैदा भाग ले रहा है और हैदर अली, ये दोनों ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं। हार्बर फेज के बारे में बात करें तो हार्बर वाला जो चरण रहेगा उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उसमें प्रोफेशनल और सोशल इंटरेक्शन होने वाला है। प्रोफेशनल तरीके से और सामाजिक सबसे पहले इंटरेक्शन होगा। इसके अलावा फ्रेंडली स्पोर्टिंग फिक्सचर भी इसमें रखे गए हैं। इन एडिशन टू द टेक्टिकल लेवल प्लानिंग डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ एक्सरसाइज 8C, इसके अलावा इसमें टेक्टिकल लेवल प्लानिंग मतलब सामरिक का मतलब होता है युद्ध संबंधित, इससे रिलेटेड लेवल की प्लानिंग भी होने वाली, इसका भी डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा ये जो सी फेस की एक्सरसाइज हो रही है ना, इससे दोनों देशों के जो शिप्स रहेंगे, ठीक है, दोनों नेवी के पार्टिसिपेट कर पाएंगे इंटेंसिव सरफेस वारफेयर ड्रिल्स में। इसके अलावा वीपन फायरिंग संबंधित अभ्यास, सीमैनशिप इवोल्यूशन एंड कोऑर्डिनेटिंग एयर ऑपरेशन इन ए टेक्टिकल सिनारियो। तो ये हमने देखे बोंगो सागर युद्ध अभ्यास से रिलेटेड जानकारी। यहाँ पर यदि हम बेसिक्स की बात करें तो बोंगो सागर युद्ध अभ्यास नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत होती है। इसका पहला एडिशन आया था आपका 2019 में पहली बार इसका आयोजन कराया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमें डेवलप करना है इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, आपस में अंतर संचालन जिसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। इसके अलावा जॉइंट ऑपरेशनल स्किल में बढ़ावा देना है थ्रू द कंडक्ट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन। इसमें भाग कौन कौन लेता है? इसमें भाग लेते हैं नेवल शिप्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के नौसैनिक जहाज इसमें भाग लेते हैं। along with the maritime patrol aircraft भी हो सकता है। हेलीकॉप्टर will be participating in the exercise। एक न्यूज़ आई है जो कि साइंस से रिलेटेड है। इसमें बताया जाता है वैज्ञानिक लोगों ने एक ऐसी स्मार्ट सामग्री को विकसित किया है जो प्रकाश को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करके आसानी से प्रकाश उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देती है। मतलब एक ऐसी सामग्री जो कि प्रकाश ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। ये सॉफ्ट रोबोटिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के जो भी उपकरण होते हैं इनमें यूज़ करने के लिए सौर ऊर्जा का यूज़ कर सकती है।
मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सॉफ्ट रोबोटिक्स होता है, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कोई सिस्टम है, इनके यदि कोई उपकरण हमने बनाए हैं और उनका यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर सौर ऊर्जा का यदि यूज़ करना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जिसका वैज्ञानिकों ने स्मार्ट सामग्री को विकसित किया है, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में चेंज कर सकती है। अनेक स्मार्ट सामग्री ने प्रकृति में बहुयात में देखे गए उत्तेजना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को सफलतापूर्वक दोहराया है, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, पाइन कोन, मिमोसा पुडिका का पत्ता, या फिर जिस छुई का पौधा, या सूरजमुखी हमेशा सूर्य के अभिमुख रहने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी गई है, ठीक है, कि वो किस प्रकार से लाइट से प्रभावित हो रहा है। जैसे कि सूरजमुखी, जिधर सूरज का मुख रहेगा वो अपना फूल उधर ही खिलाता है। जिस सामग्री की बात की जा रही है उसका नाम है LCN, मतलब लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर नेटवर्क। एक स्मार्ट सामग्री है, वैज्ञानिक लोगों ने इसको ही खोज किया है। इसको आप गर्म करिए, एक समान रूप से संरेखित, मतलब कि उसको आप ऐसा ऐसा ना करके आप एक समान लाइन में संरेखित करिए, तो इसकी जो फिल्म बनेगी LC तरल चरण संक्रमण के कारण प्रतिवर्ती 2 या फिर 3D आकार में ये चेंज हो जाती है। छड़ के आकार के LC अणुओं के एवरेज अभिविन्यास में हम हेर फेर कर सकते हैं, उसको झुका सकते हैं, कर्लिंग बना सकते हैं, यहाँ तक कि सर्पीला फीता जैसा आकृति भी हम बना सकते हैं। अभी तक ऐसा कहा जाता था, पहले की जो डिवाइस हुआ करती थी, ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ती थी एडिशनल लेयर की टू द फोटो रिस्पॉन्डिंग फिल्म टू अचीव बाई डायरेक्शनल एक्चुएशन। जैसे कि हम यहाँ से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, पहले इतने आसानी से उनको नहीं बदला जा सकता था, इसके माध्यम से ही ये संभव हो पाया। कन्वर्टिंग एक्सटर्नल एनर्जी टू मोशन, क्योंकि हम जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसको मोशन में बदल रहे हैं, जैसे कि सूरजमुखी और छुई के पौधे की यहाँ पर बात करी गई। वैज्ञानिक लोगों के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या प्रोसेसिंग किया था, इन्होंने LCN की जो फिल्म थी उसको स्प्रे आउट कर दिया। कैसे करके, क्रॉस लिंकिंग ए मिक्सचर। जो मिक्सचर था मोनोफंक्शनल और बाई फंक्शनल लिक्विड क्रिस्टल मेसोजोन का, दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस लिंक कर दिया था। इसके बाद स्प्रेड आउट कर दिया LCN फिल्म को। द टू टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मेसोजेंस कंप्राइज 1 and 2 मोलिकुलर यूनिट टू एब्जॉर्ब लाइट। जिस लिक्विड की बात करी जा रही है, मेसोजन एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, बताया जा रहा है इसमें शामिल है 1 और 2 मोलिकुलर यूनिट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये लाइट को, रिस्पेक्टिवली, एंड इनकॉर्पोरेट नियर इंफ्रारेड एक्टिव डाई इनटू द सिस्टम। फिर इसके बाद ये क्या काम कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने पास में ही जो नियर इंफ्रारेड एक्टिव डाई रहती है उसको सिस्टम में शामिल कर लेते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। तो द हिंदू की पहली जो खबर आई है वो यासीन मलिक से रिलेटेड आई है। इसमें बताया जाता है कि यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। NIA ने तो कहा था कि इसको उम्र कैद या फांसी ही होना चाहिए, लेकिन उसको उम्र कैद की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। कोर्ट का कहना है कि मलिक ने आज़ादी के नाम पर जम्मू में आतंक और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक नेटवर्क बनाया था, ठीक है। इसके बाद फिर NIA ने स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो जिसको बोलते हैं। इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज करा था। मामले में 10 से 12 लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट दायर की गई। इसके बाद 7 मार्च 2019 को यासीन मलिक को NIA ने अरेस्ट कर लिया था। NIA ने क्या कहा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, JKLF, जैसे मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन हैं, इन्होंने पाकिस्तान की ISI के समर्थन से नागरिकों पर, सुरक्षा बलों पर हमला करा है। इससे घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, इसलिए इनको उम्र कैद मिली। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं इसके, इनमें लगी है UAPA की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, 17 है आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, फिर UAPA की धारा 18 है आतंकवादी कृत्य की साजिश करना है,
धारा 20 में मतलब आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और इसके अलावा 124 ए भी लगाया गया देशद्रोह। यहीं पर हम देखेंगे एनआईए के बारे में, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में एनआईए एक्ट 2008 के माध्यम से। ठीक है, ये देश की सेंट्रल आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। हमारे देश की आतंकवाद से लड़ने के लिए, जांच करने के लिए ये प्रमुख एजेंसी मानी जाती है। इसकी स्थापना 2008 में जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 का, इसी के बेस में किया गया था। नेशनल लेवल पर इस हमले के बाद जो भय और आतंक बन गया था ना, उससे देश में एक ऐसे संघीय एजेंसी की ज़रूरत अनुभव की गई जो स्पेशल रूप से आतंक से जुड़े अपराधों को रोक सके। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कलकत्ता, जम्मू और रायपुर में इसकी ब्रांच ऑफिस है। इसके अलावा एनआईए का एक विशेष कोषांग सेल भी है, TFF सेल, जो कि जाली मुद्रा और आतंकी वित्त पोषण से, टेरर फंडिंग से रिलेटेड मामले देखता है। ठीक है, एनआईए एक महानिदेशक के अंडर में काम करता है, जिसकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, और उसकी पावर किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक के बराबर ही रहता है। अब ये आ जाता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, प्रशासकीय नियंत्रण के कंट्रोल में आती है। राज्य सरकारें एनआईए कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए इस एजेंसी को पूरा सहयोग करने के लिए बाध्य हैं या फिर उनको सहयोग करना चाहिए। 2019 में इस एजेंसी में कुछ संशोधन किए गए थे। इसका जो अधिकार क्षेत्र है, कितने सब्जेक्ट को ये सुन सकती है, उसको बढ़ाया गया था। इसके फलस्वरूप एनआईए आज के टाइम में मानव तस्करी, नकली मुद्रा, ठीक है, बोंग जिसको हम बैंक नोट निषिद्धि कहते हैं, इसके अलावा हथियार का निर्माण, उनकी बिक्री, साइबर आतंकवाद, इसके अलावा विस्फोटक सामग्री संबंधी मामलों की जांच ये कर सकता है। इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए थे? इसके अंडर में जो एनआईए कानून है ना, इसके प्रावधानों को व्यक्तियों तक विस्तार, पहले किसी संगठन से रिलेटेड ये अपराध देखता था, अब पार्टिकुलर ये व्यक्ति के हिसाब से भी अपराध देख सकता है। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो भारत में रह रहे हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो भारत के बाहर रह रहे हैं। भारत सरकार इसके लिए परमिशन दे सकती है, ठीक है, कि आप जाइए बाहर, जाके उस व्यक्ति के, जो इंडियन व्यक्ति बाहर चला गया, उसके खिलाफ आप जांच करिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध के मुकदमों के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित कर सकती हैं। इसमें कुछ नए अपराधों को भी जोड़ा गया है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से ये घोषणा करी गई थी कि वहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाने वाला है। तो जब हम यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर देंगे तो उसकी जगह हम आखिर यूज़ क्या करेंगे? तो इसके लिए कुछ एग्जीबिशन लगाए गए हैं दिल्ली की सरकार की तरफ से। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, इट विल इंट्रोड्यूस ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी फॉर प्लास्टिक मैन्युफैक्चर। जो प्लास्टिक बनाने वाले हैं उनके लिए एक नया मौका है कि आप जो है ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी चालू कर दीजिए, ताकि आपकी जो भरपाई हुई है वो पूरी हो सके। जैसे कि मना किया गया है ईयरबड विद प्लास्टिक स्टिक। ठीक है, ऐसे ईयरबड्स जिनमें प्लास्टिक स्टिक रहता है उसको मना कर दिया गया। इसके स्थान पर आप क्या यूज़ कर सकते हो? बैम्बू एंड अदर वुडन स्टिक फॉर बड्स, इनका इस्तेमाल आप कर सकते। प्लास्टिक का जो फ्लैग होता था उसकी जगह में आप क्लोथ का फ्लैग यूज़ करो विथ वुडन स्टिक, और उसमें जो स्टिक रहेगी वो, ये वाली जो स्टिक रहेगी वो लकड़ी की रहेगी, और ये जो रहेगा प्लास्टिक की जगह में क्या रहेगा? कपड़े का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक कटलेरी आइटम हो गए, तो इसकी जगह आप जो है स्टेनलेस स्टील पे यूज़ करिए, सिरामिक, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, बायोडिग्रेडेबल कप यूज़ कर लीजिए, वुडन फोर्क एंड स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी के भी चम्मच आते हैं। पहले के टाइम में जब मिट्टी की हांडी में बनाते थे उस टाइम में तो लकड़ी की चम्मच ही इस्तेमाल में लाई जाती थी। ठीक है, रैपर की जगह आप क्या यूज़ सकते हैं, या फिर पैकेजिंग फिल्म की जगह में यहाँ आप सेल फोन या फिर सेलुलस की फिल्म यूज़ करिए, रिसाइकल्ड पेपर यूज़ करिए,
रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करना। कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि 19 आइटम सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाले SUP आइटम, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। कब से? 1 जुलाई से। ऐसा कहा था दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने। तो इनका कहना है इनकी जगह पर हम आखिर क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हमने कुछ प्रदर्शनी लगाई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं नौकरशाही, जिसको इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी हम कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत IPS, IAS और जो IRS होते हैं, जिसको हम IFS बोलते हैं, ठीक है, वो लोग शामिल होते हैं। इसमें बताया जाता है NCERT की किताब में हमारी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं कि जो एक IAS ऑफिसर रहता है उसको कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पार्टियां तो आते जाते रहती हैं, ये लोग परमानेंट रहते हैं। तो नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेसी है इसमें संभव होता है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाती, नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह में नई नीतियां अपनाना चाहती। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी IAS अफसर की जिम्मेदारी है कि वो नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करेगा, ठीक है। आजकल ब्यूरोक्रेसी का रूप बहुत जटिल हो गया, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अखिल भारतीय प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकार कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रतिबंधी अधिकारी इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर बेसिक जानकारी ये बताई जाती है, जो IAS होते हैं, IPS जिसको प्रशासनिक सेवा कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं, इनके कैंडिडेट का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है, UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और ये जो UPSC रहता है, ठीक है, ऐसा बनाया गया है कि बिना किसी भेदभाव के आप भर्ती लीजिए, और आपके जो सदस्य रहते हैं उसको हटाना इतना आसान नहीं होता, ताकि वो फ्री और फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकें, ठीक है। तो जो सिविल सेवाएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जाता है? अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आती है। एक होता है सेंट्रल वाली सेवाएं, इसमें भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व वाली सेवा। प्रांतीय सेवाओं में आ जाती हैं स्टेट लेवल वाली सिविल सर्विस, ठीक है। अखिल भारतीय में IAS और IPS आता है, ठीक है। केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, और लास्ट में जाता है स्टेट वाली सेवाएं, ठीक है। नौकरशाही ये जो होते हैं ना, कि ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं, ठीक है। प्रांत में यदि स्टेट में इनकी नियुक्ति की गई है तो वो सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं। यहाँ पर कुछ पावर को लेकर के बात करी गई है कि देखो, एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक स्टेट गवर्नमेंट में स्थापित कर दिया जाता, पोस्टिंग कर दी जाती है, फिर वो राज्य सरकार की देखरेख में काम करेगा। लेकिन IAS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करे जाते और वो केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, ये पावर केंद्र सरकार के पास। इसका मतलब ये हो गया कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। न्यूज़ ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर ये बताया जाता है जो IAS ऑफिसर हैं पूजा सिंघल, ठीक है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉड के मामले में। और जो झारखंड के IAS ऑफिसर हैं पूजा सिंघल, अभी वो जुडिशियल कस्टडी में रहने वाली हैं 8 जून तक। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेट स्पीच को लेकर के। तो हेट स्पीच आखिर है क्या? ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो देखो, किसी भी ऐसी बात आप हरकत कर रहे हो, आप भावना दिखा रहे हो अपनी, बोल करके, लिख करके, ठीक है, दृश्य माध्यम से आप यदि प्रसारित कर रहे हैं अपनी बात को, जिससे हिंसा भड़क जा रही है, धार्मिक भावना उससे आहत हो रही, नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप के बीच में आप धर्म, नस्ल और जन्म स्थान या फिर भाषा के आधार पर क्या पैदा कर रहे हो, नफरत, विद्वेष पैदा कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हेट स्पीच के अंदर में आ जाती। मतलब कि धर्म के आधार पर विद्वेष आपको नहीं पैदा करना है, ठीक है, या फिर आपको लोगों को हिंसा नहीं भड़काना है, धार्मिक भावना आहत नहीं करना है, करते हैं तो वो हेट स्पीच के अंडर में आ जाता है।
लेकिन फिर क्या है ना, इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होते रहता है। पॉलिटिकल पार्टी अपने विपक्षी लोगों को, विरोधी लोगों को हेट स्पीच के अंदर में जेल में डालते जाती हैं, ठीक है। इससे उनके जो मौलिक अधिकार रहता है, बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, उसका हनन होता है। इनका इस्तेमाल अपनी राय जाहिर करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एक पिटीशन यहाँ जाहिर करी गई थी जिसमें कहा गया था कि वर्तमान कानून की वजह से कोई शख्स, ठीक है, वर्तमान कानून की वजह से कोई शख्स लोगों की सोच बदलने के लिए पब्लिक डिबेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इन कानूनों ने उसको चुप करा दिया है। हेट स्पीच के जैसे जैसे कानून ना अभी भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यदि आप कुछ भी बोलते हो तो आपको जेल हो जाती है, आपकी आवाज़ को दबाया जाता है। जैसे कि एक है सेक्शन 505, इसके अंदर में क्या बताया जाता है, ऐसी अफवाह या फिर खबर फैलाना या उसको आप छपवा देते हो जिससे जनता में डर की भावना बढ़ जाती है। इसमें किसी धर्म, जाति या भाषा के प्रति भड़काऊ बात करना भी आ जाता है, ठीक है। 1880 से चला आ रहा है ये एक्ट, गैर जमानती माना जाता है। 2 साल तक की जेल या फिर भारी जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आ जाता है, ठीक। संविधान कहता है कि कोर्ट के किसी फैसले की निंदा आप नहीं कर सकते। विधि विशेषज्ञ केवल विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। फैसले से सहमत ना हो तो उच्च अदालत में सिर्फ आप अपील कर सकते हैं। और अवमानना की सज़ा बताया जा रहा है कि कोर्ट ही तय करता है। इसके अलावा सेक्शन 124A है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जिसकी सुनवाई अभी चल ही रही है। तो आईपीसी की ये धारा राजद्रोह से जुड़ी है। इसके तहत उस व्यक्ति को सज़ा देते हैं जो भारत सरकार के विरुद्ध नफरत फैलाता है या सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है या सरकार की अवमानना करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ साल की जेल से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। न्यूज़ देखें तो एक एमएलए हैं, ठीक है, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको जेल में डाला गया है। केरला में हेट स्पीच केस इनके ऊपर लगाया गया है।